तो लास्ट टाइम हमने जो देखी थी जो चीज, विच इज योर सेकेंड लॉ स्टार्ट करी थी हमने, ठीक है, यूनिट 2। तो हमें आज जो है थर्मल रिजर्वायर और हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और कैल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है, ठीक है। सो सबसे पहली बात आती है कि हमारा एनर्जी रिजर्वायर क्या होता है, ठीक है। तो एनर्जी रिजर्वायर इज ए लार्ज बॉडी जिसकी जो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास दो, इस वाले केस में हमारे पास दो एनर्जी रिजर्वायर है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सोर्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड सिंक। तो ये क्या है, जो इनकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें से थोड़ी सी हीट निकाल ली जाए तब भी इसमें इतनी हीट रहेगी कि ये टेम्परेचर में चेंज ना है इसके, यानी अगर इसमें इनिशियली इसका T1 टेम्परेचर था वो चेंज होके T2 में ना कन्वर्ट हो गया हो, ठीक है। यानी इसका मतलब है अगर आपने सोर्स से हीट निकाली है तो उसमें ऑलमोस्ट नन चेंज हुआ है, ठीक। हम प्रैक्टिकली इसमें क्या करते हैं, हम लोग फर्नेस को लगातार जलाते रहते हैं इस केस के लिए, ताकि हमारी जो सोर्स वाली कंडीशन है वो फुलफिल होती रहे। सेकंड रिजर्वायर इज कॉल्ड हियर इट इज कॉल्ड सिंक। सिंक में क्या होता है कि आप कितनी भी हीट ऐड करते रहे, थोड़ी थोड़ी अगर आप हीट ऐड कर रहे हैं, Q2 हीट अगर ऐड करते चले जा रहे हैं, so there is there will no there will be no change in temperature of sink also। अगर इसका टेम्परेचर T2 है तो T2 से T2 डैश नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि उसमें ऑलमोस्ट नन चेंज है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि थोड़े टाइम बाद इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना स्टेबल हो जाए। पता चल रहा है आपने यहाँ से हीट निकाली और थोड़े टाइम बाद इसका टेम्परेचर ही बदल गया और थोड़े टाइम बाद ये सोर्स और सिंक एक ही टेम्परेचर पे आ गए। इन दैट कंडीशन क्या होगा, हमारे हीट फ्लो बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने प्रैक्टिकल उससे देखा है कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर हायर टेम्परेचर टू योर लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर क्या है, हमारी एक लार्ज बॉडी है जिसकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, विच इज जो कि कैपेबल है हमारा किस चीज के लिए, एब्जॉर्बिंग और रिजेक्टिंग अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है। तो हमारे इस वाले एग्जांपल, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास एक सोर्स है और सिंक जो है हमारे दो एनर्जी रिजर्वायर है, ठीक है। सोर्स उसको बोलते हैं जहां से हीट आती है, सिंक वहां बोलते हैं जिसमें हीट जाती है, ठीक है। सिंक का एग्जांपल हो गया आपका ओशियन हो सकता है, ठीक है। ओशियन के अंदर प्रैक्टिकल अगर उसमें बात करें तो ओशियन जो है इनफाइनाइट, ऑल ओशियन में आप जब हीट छोड़ते हैं तो ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं उसके टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। लोकली आते हैं बट ओवरऑल जो ओशियन का जो टेम्परेचर है इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सोर्स एंड सिंक, जिसमें सोर्स जो है फर्नेस लगातार बर्निंग के द्वारा हम पा सकते हैं और सिंक जो है ओशियन के रूप में पा सकते हैं, ठीक। तो इसमें हमारे पास दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है और एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक MER है। MER बेसिकली क्या है, MER इज द जो मैकेनिकल एनर्जी रिजर्वायर की तरह है। हमने जैसे एनर्जी रिजर्वायर है उसमें भी एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो हीट को स्टोर करता है, वैसे ही एक मैकेनिकल एनर्जी रिजर्वायर है। इसका मतलब ये है कि जब हमारा जो इंजन है वो काम करता है तो वो जो एनर्जी है वो स्टोर करने का काम जो है, जो आपका वर्क नेट मिल रहा है उसको एनर्जी, उस एनर्जी को स्टोर करने का काम मैकेनिकल एनर्जी रिजर्वायर का है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी रिजर्वायर क्या करेगा, बेसिकली जैसे उस एनर्जी को आपका लार्ज पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा या किसी तरह से उसको स्टोर मैकेनिकली स्टोर कर रहा है, ठीक है। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर क्या है, हीट को स्टोर करने का काम कर रहे हैं बेसिकली, यानी इसमें हीट को फ्लो कराने के लिए यूज हो रहा है। और मैकेनिकल एनर्जी रिजर्वायर क्या कर रहा है, आपका जो आपने वर्क मिल रहा है, जैसे ये इस वाले इसमें ये किस चीज का है, हीट इंजन का एग्जांपल है हमारे पास। तो हीट इंजन के केस में जो इंजन नेटवर्क मिल रहा है आपको आउटपुट में, उसको स्टोर करने का काम मैकेनिकल एनर्जी रिजर्वायर कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग अबाउट एनर्जी रिजर्वायर, जिसमें TERH जो है हमारा सोर्स है और TERL जो है हमारा सिंक है, ठीक। जहाँ पे Q2 हीट रिजेक्ट हो रही है और सोर्स से हम लोग Q1 हीट ले रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट इज योर कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। दीज आर, अगर आपसे बात करी जाए कि सेकेंड लॉ के बारे में एक्सप्लेन करिए तो देयर वी हैव टू स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज योर कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड सेकेंड वन इज योर क्लॉसियस स्टेटमेंट, ओके। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट योर कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलता क्या है, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये बोल रहा है
कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस दैट ऑपरेट ऑन ए साइकिल टू रिसीव हीट फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूस नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि हमने जैसे इस वाले केस में दो रिजर्वायर है हमारे पास, फर्स्ट वन इज जो सोर्स एंड सेकंड वन इज जो सिंक। तो ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का कहना यह है कि ऐसा कोई भी हमारा हीट इंजन नहीं बना है जो कि एक उस पे काम करे, यानी उसके पास सिर्फ सोर्स हो या फिर सिर्फ सिंक हो, एक एनर्जी रिजर्वायर के ऊपर बेस नहीं होता है। इसका मतलब है कि कहीं से हीट आ रही होगी और कहीं जा भी रही होगी, देन ओनली वी विल गेट कैन क्रिएट ए हीट इंजन। ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस दैट ऑपरेट ऑन ए साइकिल पे काम करेगा जो कि रिसीव कर रहे हीट फ्रॉम ए सोर्स सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूस नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि आपने मान लीजिए सोर्स से Q1 हीट लिया और उसको पूरा का पूरा जो है कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, वर्क के अंदर, तो Q1 के बराबर किसके हो जाएगा, वर्क के बराबर हो जाएगा इन दैट केस। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कहता है हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। और इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस आपको सिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि Q1 पूरा पूरा आ गया और जो Q2 आपको हीट रिजेक्ट होनी थी वो होनी नहीं है, तो सिंक की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सिंगल रिजर्वायर वाला कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं कर सकता है। ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है आपका, वो है केल्विन प्लांक। ठीक है, और हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ का, उसको वायलेट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर कोई मशीन आप ऐसी बना पाए जो कि ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को वायलेट कर सके, देन दैट मशीन इज कॉल्ड योर परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड टाइप। ठीक है, विच इज कॉल्ड PMM2। इसका मतलब ये क्या है कि आपके पास एक ही रिजर्वायर है और आपके पास एक ही हीट इंजन है, यानी वो मशीन ऐसी है जो कि पूरी की पूरी जो हीट है उसको पूरे के पूरे वर्क में कन्वर्ट कर देगी। जैसा इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि वी हैव वन थर्मल रिजर्वायर एंड वन ए मशीन विच इज कॉल्ड PMM2। ठीक है, विच इज परपेचुअल मोशन मशीन of second type. ठीक है, first type is called is used in first violates the first law of thermodynamics, and PPM2 is going to violate the Kelvin Planck statement of second law of thermodynamics। ठीक है, तो second law को जो फेल करती है which is your PPM2। तो ये क्या कह रहा है, ये मशीन ये कह रही है कि we are going to receive Q1 heat and convert it into W। ठीक है, यानी जो भी आपने हीट रिसीव करी है उसको पूरा का पूरा उसमें W में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और आपके इस वाले केस में सिंक की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ऐसी अगर कोई मशीन होगी तो क्या होगा, आपने कितना वर्क करा, आपने W वर्क करा और आपने हीट कितनी थी, Q1 थी, और ये दोनों बराबर है तो 100% इफिशिएंसी। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज जो है अगर ऐसी मशीन बनती है उसको बोलेंगे परपेचुअल मोशन मशीन, जो कि पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 100% होगी। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल मोशन मशीन। और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या बोल सकता है कि सिंगल रिजर्वायर पे आप कोई भी मशीन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यानी उसमें सिंक होना जरूरी है। ठीक, अब दूसरा स्टेटमेंट जो है सेकेंड लॉ का दूसरा वर्जन है विच इज क्लॉजियस स्टेटमेंट। वी हैव आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव टू स्टेटमेंट्स इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट वन इज योर केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, ठीक, जिसमें ये कह रहा है कि वी डू नॉट गेट ए इंजन which is working on a single reservoir. Okay, and second is your Clausius statement which is telling that it is impossible to construct a device that operates in a cycle and produce no effect other than the transfer of heat from a lower temperature body to a higher temperature body. Okay, so what is the Clausius statement is saying कि हमारे पास ऐसा कोई भी मशीन नहीं है या डिवाइस नहीं है जो कि बिना कुछ करे, ठीक है, एक जो है लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को ट्रांसफर कर पाए। ठीक है, तो दिस इज स्टेटमेंट इज कॉल्ड योर क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हीट है, ठीक है, जनरली हीट जो हमें पता है वो कहां से कहां तक जाती है, वो हाई टेम्परेचर से आपकी लोअर टेम्परेचर की तरफ कुछ शिफ्ट होती है। ठीक है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके, अगर हमारे पास तो क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या बोला, क्लॉजियस स्टेटमेंट ये बोला है कि ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं बना है आज तक, ऐसा पॉसिबल नहीं है बनाना जो कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ को हीट को फ्लो करा चुके विदाउट एनी इंटरवेंशन और एनी टाइप ऑफ वर्क इनपुट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ उसमें जो है एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, वर्क वगैरह,
ताकि हम जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ को हीट को ट्रांसफर कर सके। ओके, सो दिस इज द क्लोजेस्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमें ये पता है कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू योर लोअर टेम्परेचर की तरफ को फ्लो करती है हीट। और अगर लोअर से आपको हायर की तरफ करना है तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ इसको देना पड़ेगा या फिर उसमें वर्क इनपुट करना पड़ेगा, देन ओनली इट इज गोइंग टू पॉसिबल दैट द हीट विल फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर। ओके, so there it is impossible to build a heat pump or refrigerator without external work input। ठीक है, तो हीट पंप क्या होता है बेसिकली, हीट पंप में आप जो है किसी रूम को गर्म करना चाहते हैं, और रेफ्रिजरेशन में क्या करना चाहते हैं, किसी चीज को ठंडा करना चाहते हैं। ठीक है, अब किसी चीज को ठंडा करना चाहते हैं तो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसको हम लोग समझेंगे। तो ये दो स्टेटमेंट हैं, केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट। ओके, अब जो है हमारी बात आती है हीट पंप क्या होता है और रेफ्रिजरेटर क्या होता है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे समझते हैं इसको, ये बहुत दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इससे पहले हमने क्या चीज, इससे पहले जो चीज हमने पढ़ी थी दैट इज हीट इंजन। ठीक है, तो वो क्या करता था, हीट लेता था और उसके करस्पॉन्डिंग आपको वर्क देता था। ठीक है, अब इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन और हीट पंप व्हाट वी नीड, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट सम वर्क। ठीक है, आपको वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ को आपका हीट को फ्लो कराएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में बेसिकली अगर आप देखेंगे डायग्राम वाइज तो ये दोनों डायग्राम एक जैसे दिखते हैं, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के, बट इसका इंपॉर्टेंस अलग अलग है, उसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हीट पंप। So a heat pump is defined as a device that transfer heat from a lower temperature source to higher temperature। ठीक है, जैसे मैंने इस स्टेटमेंट में लिखा है कि हीट पंप क्या है, एक डिवाइस है जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ को हीट को ट्रांसफर करता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आपके पास वी हैव बॉडी बी और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है ए। ठीक, तो हमें क्या करना है, यहाँ से Q2 हीट ट्रांसफर हुई और यहाँ पे Q1 हीट ट्रांसफर हुई, और हीट पंप इज used to extract energy from outside cold air into warm body door। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर लो है, T2 है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो हीट आप इसको सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर देखिए, इंपॉर्टेंस यहाँ पे इस चीज की है कि बॉडी बी को आप गर्म रखना चाह रहे हैं। ठीक है, ठंडी का टाइम है, आप बॉडी बी को गर्म रखना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह से आप क्या करना पड़ेगा, इसको Q1 हीट सप्लाई कर रहे हैं और Q1 हीट बाहर भी चली जा रही है। ठीक है, तो इसको अगर आपको बॉडी बी को जो है T1 पे टेम्परेचर पे क्या करना है, बनाए रखना है, तो आपको Q1 हीट लगातार सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो T1 टेम्परेचर बना रहे। नहीं तो क्या होगा, ये जो बॉडी बी है वो ठंडी होती चलाएगी क्योंकि उसमें से Q1 जो है हीट बाहर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, सो ये जो इंपॉर्टेंस है हमारी हीट पंप वाले केस में वो है बॉडी बी पे। ठीक, इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन व्हाट इज देयर, सो बेसिकली ये रेफ्रिजरेशन का बेसिक डायग्राम है और उसका एक दूसरा डायग्राम है। ठीक है, सो व्हाट इज हियर, ए रेफ्रिजरेटर परफॉर्म द सेम फंक्शन। जो रेफ्रिजरेटर है वो भी हीट पंप की तरह ही काम करता है, वो भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ को हीट ट्रांसफर करता है। जैसा इस वाले डायग्राम हम लोग पता है कि वो T1 इज एट हायर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू T2, तो हीट को क्या होना चाहिए था, नीचे की तरफ को फ्लो करना चाहिए था, बट हमने क्या करा, बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल वर्क विच इज डब्ल्यू नेट। ठीक है, डब्ल्यू नेट जो हमने जो वर्क दिया है इसके अंदर, उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या करा, T2 से जो है हीट फ्लो कराए Q2 और जो बॉडी बी पे गई विच इज Q1। ठीक है, सो नेटवर्क हमारा जो हमने एक्स्ट्रा वर्क दिया है उसकी वजह से हीट फ्लो कर रही है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की करस्पॉन्डिंग। ठीक, सेम चीज, और इसमें इंपॉर्टेंस किसका है, हमारा बॉडी बी पे है क्योंकि हम इसको गर्म रखना चाह रहे हैं, और Q1 हीट बाहर निकलती चली जा रही है लगातार, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें Q1 हीट सप्लाई करते चले जानी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट रेफ्रिजरेशन वाले केस में क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेशन भी सेम चीज करता है, रेफ्रिजरेशन भी जो है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ को हीट ट्रांसफर करता है, बट हियर द इंपॉर्टेंस इज एट सिंक साइड। ओके, हीट पंप वाले केस में क्या था, बॉडी जो जिसको हम लोग गर्म करना चाह रहे हैं दैट इज एट दिस वन। ठीक है, सोर्स वाली साइड के है, बट इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन व्हाट इज देयर, ये हमारी सिंक साइड को है, यानी हम लोग किसी चीज को ठंडा रखना चाहते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, बिजली किसी चीज को ठंडा रखता है, तो इसमें से आपको लगातार Q2 हीट बाहर करनी पड़ेगी। अब क्योंकि बाहर वाला टेम्परेचर ज्यादा है, जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लगातार Q2 हीट जो है इसमें सप्लाई होती चली जा रही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। T2 जो है टेम्परेचर बाहर का है, T1 जो है
सॉरी T2 जो है टेम्परेचर ए बॉडी ए का है, T1 जो है टेम्परेचर बाहर का है। तो उसकी वजह से क्या होगा, Q2 हीट सप्लाई हो रही है लगातार इसके अंदर। तो इसको अगर आपको ठंडा रखना है तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें Q2 जो हीट है लगातार बाहर निकालनी पड़ेगी। तो रेफ्रिजरेटर के केस में भी हम लोग बेसिकली करते क्या है, जैसा हम लोग जो है हीट पंप वाले केस में करते हैं कि लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ को हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, सिमिलर जो हम लोग रेफ्रिजरेशन में भी क्या करते हैं, लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की तरफ को हीट ट्रांसफर करते हैं। बट हियर द इंपॉर्टेंस लाइज एट द बॉडी ए विच इज एट, जिससे हमें हीट निकालनी होती है, ठीक है, हियर इन द एट द सिंक साइड। हाँ, बट इन केस ऑफ हीट पंप व्हाट इज देयर, जो हमारा सोर्स साइड में होता है उसमें से हीट बाहर निकलती है, उसको जो है लगातार हीट हम लोग हीट सप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ हीट पंप और इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्योंकि हमें ठंडा रखना है तो सिंक साइड में होता है, वो लोअर टेम्परेचर पे होता है, उसमें हमें उसमें से हीट बाहर निकालनी है, ठीक है, ताकि वो ठंडा रह सके। और ठीक, तो बेसिक जो डायग्राम है उसमें क्या होता है, एक साइकिल की तरह काम करता है, जैसे ये बॉडी ए है, ठीक है। सो व्हाट इज देयर, हमें इसको ठंडा ठंडा रखना है, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि इसमें से Q2 बाहर से अब ये गर्म, मान लीजिए आपने फ्रिज नहीं लगाया है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए, ठीक है, बॉडी ए को आपको ठंडा रखना है T2 टेम्परेचर पे, जब ये फ्रिज के अंदर नहीं होगा तो इसमें से Q2 जो है हीट सप्लाई हो रही है बाहर से। अब ये T2 है, इसकी वजह से क्या होगा, T2 से T3 में जाएगा, T4 में जाएगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, जिसमें T4 का टेम्परेचर ज्यादा है एज कम्पेयर टू T2, क्योंकि वो धीरे धीरे जो है हीट गेन करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसको अगर आपको इसको ठंडा रखना है तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर एक इवोपरेटर लगाते हैं। इवोपरेटर में एक लिक्विड होता है E1, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसकी जो हीट है उसको अपने अंदर समाएगा, और फिर इसको हम लोग कंप्रेसर के थ्रू पास करते हैं, और कंप्रेसर के थ्रू क्या करेगा, उसके बाद ये कंडेंसर में जाएगा। तो बेसिकली इस पूरी साइकिल में क्या होगा, बॉडी ए जो है जिसने Q2 हीट ली है, ठीक है, बाहर एटमोस्फेयर से, वो अपने आप ही लेगा। क्यों लेगा वो अपने आप, क्योंकि उसके पास जो Q2 हीट है वो कहां से आ रही है, एटमोस्फेयर की वजह से आ रही है, ओके। सो उसने एब्जॉर्ब करी इवोपरेटर के थ्रू, इवोपरेटर में लिक्विड है, उसने एब्जॉर्ब किया, और उसको फिर हमने क्या करा, कंप्रेसर में पास करा। कंप्रेसर पे हमने क्या करा, बेसिकली वर्क करा, कंप्रेसर में वर्क करा, और वो जो WC है, ठीक है, कंप्रेसर का वर्क जो हमने किस पे करा, कंप्रेसर में करा, उसको पास करा हमने। उसके बाद जो लिक्विड है उसको पास करा हमने कंडेंसर में। कंडेंसर ने क्या करा, बेसिकली कंडेंसर ने इसमें जो है आपकी हीट को जो है कंडेंसर के थ्रू हमने Q1 हीट को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और कंडेंसर में फिर ये कंडेंस हुई आपकी जो लिक्विड है इवोपरेट जो, उसके बाद हमने इसको एक्सपेंडर में डाला। एक्सपेंडर में क्या करेगा, ये वर्क करेगा WE, ठीक है, बेसिकली एक्सपेंडर कहिए, या फिर इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, टरबाइन हो सकती है या फिर थ्रोटलिंग डिवाइस हो सकता है जो इसको एक्सपेंड करेगा। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद ये एक्सपेंड करेगा, फिर से हम लोग इसको इवेपोरेटर में डालेंगे, तो और ये इस तरह से साइकिल पूरी तरह से चलेगी। तो फिर से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले Q2 हीट बाहर से सप्लाई हो रही है। से अगर आपको इस T2 टेम्परेचर पे इसको बनाए रखना है, इस बॉडी को रेफ्रिजरेशन के बाद के केस में, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से Q2 हीट लगातार बाहर निकालनी पड़ेगी। Q2 हीट निकालने के लिए आप इसमें जो है लिक्विड का यूज करेंगे, जो कि अपनी जो हीट को इसको अंदर ले लेगा, और या तो इसमें जो है वेपर के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। और उसके बाद इसको हमने क्या करा, कंप्रेसर में डाला, उसके बाद ये कंडेंसर के थ्रू कंडेंस होगा, जिसमें से Q2 हीट एटमोस्फेयर में हम लोग ट्रांसफर कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो है हम लोग इसको एक्सपेंडर यानी इसमें टरबाइन के थ्रू पास कर रहे हैं, और फिर से जो है इसी तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। इस प्रोसेस को करने के बाद हमें क्या होगा, B2 का जो बॉडी बी है उसका टेम्परेचर, हमारा जो T2 टेम्परेचर है वो मेंटेन रख पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, उसके लिए हमें कंप्रेसर में वर्क करना पड़ रहा है, और हमें WE बाहर मिल रहा है। तो जो नेटवर्क हमें करना पड़ा विच इज WC मैंने WE, ठीक है, नेटवर्क हमें इसके अंदर इनपुट करना पड़ा। इसी चीज को जो है इस तरह से दिखाया गया है, जिसमें क्या है, हमारे पास एक तरफ सोर्स है विच इज बॉडी ए, यहाँ पे बॉडी ए है, ठीक, जो कि Q2 हीट सप्लाई कर रहा है इस पूरे इंजन के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो यहाँ पे दिखाया है, ये पूरी साइकिल को दिखाया गया, इवोपरेटर है, कंप्रेसर है, और कंडेंसर है, और एक्सपेंडर है, उसी को यहाँ पे दिखाया है C1 C2 E2 E1, ठीक है।
ये पूरा रेफ्रिजरेशन का है। इसमें हमने क्या करा, कंप्रेसर में वर्क इनपुट कर रहे थे और टरबाइन से हमें मिल रहा था या एक्सपेंडर से हमें मिल रहा था। तो इसमें कंप्रेसर में वर्क करा हमने और डब्ल्यू जो है हमें वर्क मिल रहा है, ठीक है। तो नेट वर्क क्या होगा हमारा, नेट वर्क होगा डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू ई, जो कि हमें बाई जो ये रेफ्रिजरेटर उसने करा, ठीक है। उसके बाद जो है ये एटमॉस्फेयर हमारा T1 टेम्परेचर पे, सेम चीज यहाँ पे दिखाई है, और इसमें हम लोग Q1 हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो Q1 हीट ट्रांसफर यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में। सेम चीज ये जो प्रोसेस है, इस वाले प्रोसेस में अंतर क्या है रेफ्रिजरेशन और हीट पंप में। तो जो कंसर्न है हमारा इस वाले केस में, तो हमारा कंसर्न बॉडी ए पे है। अब जब हीट पंप होता है तो सेम प्रोसेस हो रही है, सारी सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। इसमें भी एक कंप्रेसर होगा, इसमें भी एक इवेपोरेटर होगा, बट व्हाट इज देयर, द कंसर्न इज कंसंट्रेटेड ऑन द बॉडी बी, ठीक है। यानी यहाँ पे बॉडी ए की जगह यहाँ पे बॉडी एटमॉस्फेयर वाली साइड में बॉडी बी होगी आपकी, ठीक, जहाँ पे आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, और रेफ्रिजरेशन के केस में आप हीट निकाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई आपकी। हेलो, यस सर। ठीक। यस सर। तो अब हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, जो कि है जस्ट लाइक इफिशिएंसी इन केस ऑफ हीट इंजन। जैसे हम लोग हीट इंजन के केस में एफिशिएंसी निकालते हैं, विच इज 1 माइनस क्या होता है बताइए, Q2/Q1, ठीक है। ये किसकी इफिशिएंसी है, हीट इंजन की थर्मल इफिशिएंसी है। तो वैसे ही हम लोग रेफ्रिजरेशन और हीट पंप के केस में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं, विच इज ऑलमोस्ट लाइक इफिशिएंसी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है बेसिकली, इट इज द डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक है। डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो जो वर्क इनपुट है आपका वो देखेंगे इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन और हीट पंप क्या रहेगा। इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन द डिजायर्ड इफेक्ट इज Q2, ठीक है। आप जो है रेफ्रिजरेशन के केस में जो हीट बाहर निकाल रहे हैं Q2, वो कंसर्न है आपका, ठीक है। तो COP कितना आएगा आपका, विच इज COP आएगा आपका Q2, ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट विच इज योर वर्क नेट, ठीक है। वर्क यस इनपुट सर। इज विच इज WC माइनस WE, ठीक है। और इसको एक और तरीके से दिखा सकते हैं, विच इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, क्योंकि यहाँ पे आप जो है Q1 इधर से जा रहा है, Q2 इधर से जा रहा है, और वर्क इनपुट आप दे रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो W नेट है, विच इज इट ऑल्सो WC माइनस WE, इट इज ऑल्सो इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। ये दोनों के केस में, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन के केस में दोनों में ही सेम रहेगा। बट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में डिजायर्ड इफेक्ट रेफ्रिजरेटर के केस में क्या है, Q2 हीट जो आपने बाहर निकाल ली है, Q2 डिवाइडेड बाय नेटवर्क, दैट इज Q2 इज द डिजायर्ड इफेक्ट। इन केस ऑफ हीट पंप, क्योंकि हमारे पास Q1 जो है, हम जो जो हीट सप्लाई करते लगातार कोशिश कर रहे हैं बॉडी में हीट सप्लाई करते हैं ताकि जो है वो टेम्परेचर अपना मेंटेन रखे, इट इज द डिजायर्ड इफेक्ट। So Q1 is in case of heat pump is the or desired effect work input which is work net, which is Q1 divided by WC minus WE, ठीक है, और Q1 divided by Q1 minus Q2, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ हीट पंप, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर क्यों आया, क्योंकि जो आपका डिजायर्ड इफेक्ट है उसमें अंतर है, ठीक है। नीचे वाला टर्म दोनों में सेम है, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, और क्योंकि डिजायर्ड इफेक्ट इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्योंकि हम लोग हीट यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, इट इज Q2, एंड हीट पंप के केस में Q1 जो हीट लगातार हम सप्लाई कर रहे हैं वो है। तो दैट्स वाई we are going to get coefficient of performance in case of refrigeration Q2 divided by Q1 minus Q2, and in case of heat pump Q1 divided by Q1 minus Q2, ठीक है। लेट्स, अगर आप जो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ, अगर आप COP ऑफ रेफ्रिजरेटर देखें, ठीक है, विच इज Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2, ठीक है। इसमें अगर मैं 1 ऐड करूं, ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, which is it will be Q2 divided by Q1 minus Q2, ठीक, प्लस Q1 माइनस Q2, ठीक। तो ये यस क्या बच सर। जाएगा आपका, Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, ठीक, विच इज Q2 द यस सर। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, ठीक है। तो अगर आपको COP ऑफ इस तरह से भी लिख सकते हैं, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर
प्लस 1। ओके, दिस इज द Yes. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। कैसे निकला? इसमें अगर आप 1 प्लस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। Refrigerator. ठीक, What was that? the coefficient of performance heat pump is greater than the coefficient of performance of refrigeration by unity। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ रही है? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ठीक, आगे पढ़ाऊं? बाद में पढ़ेंगे कभी। हेलो, Yes, sir. अभी पढ़ना चाहते हैं कि बाद में पढ़ा जाए?